students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the third video of economic reforms or new economic policy 1991 प्लस टू इकोनॉमिक्स क्लास। पिछली वीडियो में बेटे हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था, रिफॉर्म्स किए थे कि इकोनॉमिक पॉलिसी की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो आज हम करेंगे उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मैंने जैसे बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देती है या सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करती है। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस विच लीड टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। ड्यू टू पब्लिक फेलियर, सेक्टर की जो फेलियर के कारण ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को किया, क्योंकि 1990 में हमारे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे, इन्फ्लेशन आ गया था, तो जिसके कारण पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करना पड़ा। तो उसने किस तरह से किया? इनटू टू वेज, ये दो तरीके से उसने प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन किया। बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, गवर्नमेंट ने अपना शेयर विड्रॉ कर लिया, और एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनमें से अपनी ऑनरशिप और मैनेजमेंट को विड्रॉल करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर लिया। बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एंटरप्राइजेस, और उन्होंने आउटराइट यानी कि अपने पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया था। बेटे अगर आपको ध्यान हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956 में रिजर्व थी 17 इंडस्ट्री फॉर पब्लिक सेक्टर, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने रिड्यूस कर दिया उसको 8। नाउ एक्सक्लूसिव पब्लिक सेक्टर रिजर्व फॉर ओनली 3 इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्रीज वो कौन कौन सी हैं? रेलवे सेक्टर की है, एटॉमिक एनर्जी है और नेशनल सिक्योरिटी के। उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया प्राइवेटाइजेशन के लिए? रिफॉर्म्स टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट। बेटे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द PSU, यानी कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर की अपना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कंपनी की उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कुछ एक शेयर बेच दिए, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। उसमें उनकी जो सेल का पर्पस था गवर्नमेंट को फाइनेंशियली डिसिप्लिन और फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। उनके पास पैसों की कमी थी तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को इनवाइट किया, उससे उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो गया और मॉडर्नाइजेशन भी अडॉप्ट कर लिया। उसके कारण उनको ये चीज़ भी फेमस थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर इफ़ेक्टिवली की मीन्स कम लॉस में या मैक्सिमम प्रॉफिट में वो पब्लिक सेक्टर को की इम्प्रूव कर सकता है परफॉर्मेंस को। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर पब्लिक सेक्टर अच्छा काम करेगा तो दूसरे देश के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर काम करेंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पर हुआ। फिर पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर विल बी अलाउड टू एंटर इन द एरिया नॉट रिजर्व फॉर हेल्दी कंपटीशन। उन्होंने फॉर हेल्दी कंपटीशन के लिए उन्होंने डी रिजर्वेशन किया। पहले पब्लिक सेक्टर में 17 थी, फिर 8 हुई और अब 3 हैं। उसके बाद पॉलिसी टूवर्ड्स सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्होंने BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को 1987 में रिकंस्ट्रक्ट किया, और उन्होंने देखा कि कौन कौन सी उनकी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो बीमार हैं यानी कि लॉस को दे रही हैं। फिर ताकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को हैंड ओवर कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने साथ में ही एक और बोर्ड इस्टेब्लिश किया, BRPSE बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ताकि उनको वो एडवाइस दें, गवर्नमेंट उनको रिकंस्ट्रक्शन करे और लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे।
यानी कि देखो, एक तो उन्होंने बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल को बनाया, साथ में बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनकी भी देखभाल के लिए, ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस में। स्पेशल स्टेटस टू पीएसयू, उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस भी दिया जिससे कि वो अपना अच्छी तरीके से काम कर सके। गवर्नमेंट ने एफिशिएंसी को, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उनको खुली छूट दी, कई इंडस्ट्रीज़ को ऑटोनॉमी दी ताकि वो अपना मैनेजरियल डिसीजन ले सके। उसके लिए उन्होंने कुछ एक स्पेशल उनको स्टेटस दे दिया, जैसे कि महारत्न हो गए, नवरत्न हो गए, मिनी रत्न हो गए, ताकि वो इन इंडस्ट्रीज़ को, जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने आप इसमें अपने काम कर सकें। और जो नवरत्न वाली स्कीम थी, सबसे पहले जो नवरत्न वाली स्कीम थी वो उन्होंने 1997 में इंट्रोड्यूस दी नवरत्न को, ठीक है, जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ने that had comparative advantage and has made attempt to improve their efficiency, ताकि उनको ऑटोनॉमी और मैनेजरियल डिसीजन दिया जाए। और 2000 यहाँ पे नवरत्न, और 2010 और 11 में 2010 और 11 में इंट्रोड्यूस की गई महारत्न स्कीम, अंडर विच मेगा, यानी कि नवरत्न से भी बड़ी मेगा नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को एम्पावर किया और उनको कहा कि आप अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को बगैर किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनको स्पेशल दी गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतनी सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक सेक्टर को दी गई, पब्लिक सेक्टर को भी दिया गया, और इसके फिर प्राइवेटाइजेशन करने के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। ऑब्वियस है कि प्राइवेटाइजेशन से डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। अब जो शेयर होल्डर और मैनेजमेंट थे उनको तो अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि कोई भी जो शेयर होल्डर है वो पैसा लगाएगा तो वो कहेगा कि मुझे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, और इसी प्रॉफिट के बेसिस पर वो एफिशिएंटली काम करेगा, और एफिशिएंटली काम करेंगे तो एफिशिएंटली रिजल्ट आएगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कोई डर नहीं था, उनको मालूम है कि लॉस में भी ये कंपनी चलेंगी, इनको बंद करना कोई आसान काम नहीं है, और वो सारा लॉस का जो बर्डन था वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी पर ही पड़ रहा था। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के आने से उनके बीच में कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया टू कम्पीट विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। उसके बाद प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को भी, जब प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेटाइजेशन को, तो उन्होंने प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया और डिसीजन भी लेना सिखाया, जिससे कि प्रॉफिट उनको हो सके। रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंशियल के बर्डन, क्योंकि अगर कोई भी पीएसयू सेक्टर को लॉस होता था, अल्टीमेटली इसको गवर्नमेंट ही बियर करती थी, और गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स का बर्डन किस पे डालती थी, कस्टमर पर, जिसके कारण उनके दूसरे काम नहीं होते थे, वो उसी लॉस को पूरा करती थी। लेकिन प्राइवेट के आने से वो रिडक्शन हो गया बर्डन में, डेफिसिट में, कमी में, और गवर्नमेंट वुड नॉट अंडर द ऑब्लाइज्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ एंड मेकिंग द लॉसेस फॉर, उन्होंने उसको लिए, फिर उनको सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी क्योंकि उनको लॉस नहीं होता था। उसके बाद एनहेंसिंग कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि क्वालिटी सर्विस विल इम्प्रूव हुई। अब प्राइवेट सेक्टर के कारण कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिलने लगी और कस्टमर की केयर भी होने लगी। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं था। अगर आप लोग ध्यान देखें कि पब्लिक सेक्टर में अगर हम लोग कोई बैंक में ही जाएं या किसी ऑफिस में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा काम में लटका के रखते थे। आप जाते थे तो फाइलों के ऊपर फाइलें, फाइलों के ऊपर फाइलें, ना ही आपको कोई एंटरटेन करने वाला होता है, यानी कि आपको पूछता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे कंज्यूमर को प्रायोरिटी दी जाती थी उनके काम को, ताकि वो सेटिस्फाइड हो और उनको वो पेड करें। तो जब प्राइवेटाइजेशन आ गया पब्लिक सेक्टर में भी, तो उन्होंने भी कंज्यूमर सोवरेनिटी को प्रेफरेंस दी। फिर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेटाइजेशन ने नए एरिया खोले, उनके लिए नए एरिया खुलने के कारण उन्होंने नई
एंटरप्राइजेस की, जिससे कि उनको और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो गई। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट वुड बी फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो अपनी मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना होने से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इम्प्रूव हुई और उनकी एफिशिएंसी भी। जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं बेटा, यहाँ पर भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर आया, ऑपरेट आया मेनली, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना हुआ और वहाँ पर वो सोशल वेलफेयर को पीछे छोड़ देता है, वो सोशल वेलफेयर को नहीं करता। तो वो ना तो प्राइजेस फॉर पुअर कंज्यूमर करता, ना ही प्रमोट करता सोशल जस्टिस को और पब्लिक वेलफेयर को। अभी आप लोगों ने एक सिलसिला में सुना होगा एग्जाम्पल, जिसमें बेटा क्या था कि गवर्नमेंट ने उस स्टेट की गवर्नमेंट में, इंडिया का ही ट्रेजेडी सीन है, उस स्टेट की गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करने की सोची। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट हाथों में दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ? प्राइजेस बहुत जल्दी राइज हो गए। और वहाँ पर मेन काम था हैंडलूम का, हैंडलूम पावर बेस्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड था। और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस हाइक होने से वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं करते थे, तो उनकी कटौती होनी शुरू हो गई, उनको पावर कट ज़्यादा मिलने लगे, और जिस कारण हाई प्राइजेस के कारण वो पे नहीं कर पाते थे। तो मैक्सिमम जो हैंडलूम वीवर थे, वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए सिलसिला ट्रेजेडी केस बोला जाता है वहाँ पर। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था कि सोशल वेलफेयर को नेगलेक्ट किया गया। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेचमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पब्लिक सेक्टर बंद हो जाएंगे या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का भी डर रहेगा। फिर क्रिएट्स प्राइवेट मोनोपोली, प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक मोनोपोली बाय अ प्राइवेट। अब पब्लिक मोनोपोली की जगह वो क्या क्रिएट कर देंगे? प्राइवेट, और जिससे क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकॉनमी, आपकी अर्थव्यवस्था का एक्सप्लॉइटेशन होगा, शोषण हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकॉनमी, क्योंकि नेचुरली है वो अपने प्रॉफिट वाली चीज़ें ही बेचेंगे। फिर लूप साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बात आएगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसी एरिया में पैसे लगाएगा जहाँ पर उसको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट तो गरीबों की बेसिक नीड से नहीं होता, वो तो फिर ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो दैट वाई कि सिर्फ उसी वस्तु का उसी एरिया का डेवलप होगा जहाँ पर जिस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और ये नहीं होगा जहाँ पर रिस्की हो या गेस्टेशन यानी कि उसको पूरा करने का समय लोअर हो, यानी कि रिस्क में कम हो, पीरियड भी ज़्यादा लगे, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो उससे आपकी पूरी चहुदशा विकास नहीं होगा। ये थे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म के कारण ही हमारी इकॉनमी उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल पाई थी। अब इसका थर्ड पहलू है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक इकॉनमी का वर्ल्ड की बाकी इकॉनमी के साथ कनेक्शन, यानी कि एक तरह से पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड आपका एक विलेज बन गया ड्यू टू इंटरकनेक्टिविटी। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्री और इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, कैपिटल फ्लोज एंड टेक्नोलॉजी। व्यापार के थ्रू कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, फ्लो एंड टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू आपने अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट मीन्स ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे संसार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया। अब कैसे हुई ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन ओपनिंग अप वर्ल्ड ट्रेड, जैसे कि लिबरलाइजेशन इन ट्रेड।
अभी हम लोगों ने LPG, एल लिबरलाइजेशन भी कर लिया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में अब आपकी ओपन इकॉनमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिबरलाइजेशन ने तो यहाँ पर आप वर्ड के साथ गुड एंड सर्विसेज का ट्रेड कर सकते हो, गुड एंड सर्विसेज का ट्रेड। फिर रिमूवल ऑफ बैरियर टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ बैरियर टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब ओपन अप इकोनॉमी हो गई थी, जिसके कारण फॉरेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स अब हमारी कंट्री में आके इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट करने लगे थे। एंड फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट आवर इकॉनमी। तो इन चैनल्स के थ्रू ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। अब इसको ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए वो ये थे। सबसे पहले कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि इंटीग्रेटी करने से पहले हमारी इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज़ टू मेक आवर करेंसी, इंडियन करेंसी, फुल्ली कन्वर्टाइबल, यानी कि अब अपने ही एक्सचेंज रेट पर इंटरनेशनल मार्केट में किसी विदाउट ऑफिशियल रिजर्वेशन के, इंटरवेंशन के हमारी करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। द फुल्ली कन्वर्टाइबल का मतलब नाउ इंडियन रुपी ऑन ट्रेड अकाउंट वाज अचीव्ड इन 1994 अगस्त में। अगस्त में अब हमें ये आज़ादी मिल गई थी कि हम विदाउट रेस्ट्रिक्शन के इंडियन रुपीज़ में हम लोग अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर बिफोर 1991 के अगर आप लोग बात करें, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ वो 40% ही इक्विटी में पार्टिसिपेशन कर सकते थे। इसी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के कारण, क्योंकि हमें वो पहले मिली नहीं थी, क्योंकि उसमें हमें पहले अब फॉरेन FDI वालों को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और फिर उनको अलाउ था सिर्फ कुछ एक एरियाज़ में ही वो 40% को कर सकते हैं। लेकिन 1991 में ये जो साझेदारी थी 51% से इंक्रीज़ होकर हो गई आपकी ज़्यादा 74% तक, और 34 इंडस्ट्रीज़ के लिए थी। फिर 1996 में 51 से 274 तो हो ही गई थी, हमारी यहाँ पे 51 थी, और ये आगे 1996 में ये हो गई थी आपकी 74%, और हमारी सीलिंग की रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया था। उसके बाद इम्पोर्ट लाइसेंसिंग लिबरलाइजेशन एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर रहा है इंडिया। फ्री ट्रेड ऑफ ऑल आइटम एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज़ बीन अलाउड। इंडिया को अलाउड हो गई थी। इंडिया इज़ अ वर्ल्ड ट्रेड, और 2001 में जितने भी क्वालिटेटिव, इसमें 2001 में, ये तो आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन मेंबर है इंडिया, लेकिन 2001 में क्वांटिटेटिव एक होते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थे, क्वालिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी है, वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गई विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को। आगे था ओपनिंग द इकॉनमी टू फॉरेन कैपिटल। नाउ अब हमारी जो इकॉनमी थी पहले क्लोज थी, अब ओपन इकॉनमी बन गई। उसमें हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया कि आप हमारे ही देश में आइए और कैपिटल को इन्वेस्ट कीजिए। अब जो FDI ओपनिंग, इसमें FDI ने 26%, फिर 49%, फिर 51%, फिर 74% और इवन अब 100% हो चुकी है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं कैपिटल को। फॉरेन टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अलाउड बाय द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर रिडक्शन इन टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर इंटरमीडिएट हैज़ बीन आल्सो रिमूव्ड। पहले थी लेकिन अब रिमूव्ड हो गई। फिर अदर मेजर्स क्या क्या लिए गए उन्होंने कि फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो अपने ट्रेडमार्क को इंडिया में यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कमर्शियल यहाँ इंडिया में अलाउ कर सकते हैं।
उसके बाद ही फॉरेन कंपनीज कैन डील इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि वो अब हमारे देश में प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, यानी कि फॉरेन कंपनीज डील कर सकती हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट हैव बीन रिमूव, यानी कि आपकी NRI से और NRI नॉन रेजिडेंट और फिर वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, दोनों ही NRI के साथ रिमूव कर दी। अब वो ट्रांसफ़र फ्रीली कर सकते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए? इंक्रीज इन द एवरेज ग्रोथ रेट, हमारी इकॉनमी की एवरेज ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो गई। कैसे इंक्रीज़ हुई? कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे जो एलोकेटिव रिसोर्सेज थे, हमारे रिसोर्सेज जो वैकेंट पड़े थे एलोकेट हो गए एफिशिएंटली। कैपिटल आउटपुट रेशो, रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशो एंड इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। हमने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया उसमें लगाने के लिए, और हमारे फॉरेन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना ज़्यादा शुरू कर दिया। फिर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, globalization has lead to increase in the free flow of goods and services between as the countries. Third, restructure the production and trade pattern in a capital scale, और हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा के कारण जो लेबर अबंडेंट इकॉनमी है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में लेबर पाई जाती है, उनके फेवर में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस दी गई। इंक्रीज इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, इससे बेटे हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी में इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई थी। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड, अब हमें सस्ती और आसानी से जो कंज्यूमर को हाई क्वालिटी के गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम होने लगे हमारे। और फिर हमारी एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर आल्सो इम्प्रूव। तो देयर विल बी कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन बैंक, तो जिसके कारण उन्होंने अपनी एफिशिएंसी और वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया। बट हियर आर आल्सो सम नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग द डेवलप इकोनॉमीज मोर देन डेवलपिंग इकोनॉमीज। बटे आज ग्लोबलाइजेशन जो है वो डेवलप इकोनॉमीज को ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस देता है, हेल्प करता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम। आप ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो USA हो गई, UK, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी हर बनाई हुई टेक्नोलॉजी को दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में हाई रेट पर सेल करती हैं, जबकि वो उसको पोर्शन देती हैं बगैर किसी टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ के। बट ड्यू टू एडवांस और डेवलप कंट्रीज़ उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थ्रोन अप न्यू चैलेंजेस आल्सो, तो ग्लोबलाइजेशन ने नए चैलेंजेस दिए, लाइक ग्रोइंग इन इक्वालिटी अक्रॉस द नेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमारा इसका एग्जाम्पल है, कोरोना वायरस है। और नेचुरल जो हम लोगों को डिग्रेडेशन के नुकसान होते हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड है वो डाउन जा रहा है। प्रेशर फॉर स्ट्रक्चरल एंड कॉन्सेप्चुअल रीएडजस्टमेंट, एक पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के आने के बाद वो कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेशराइज करती हैं कि आप दोबारा से कॉन्सेप्चुअल रीएडजस्टमेंट करो। ब्रेकिंग पॉइंट मीन्स जहाँ पर कोई सारे सोर्सेज ख़त्म यूटिलाइज हो जाते हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम वनरेबल टू द डेवलपमेंट आउटसाइड देयर ऑन बॉर्डर्स, जैसे कि जब वो अपने ही बॉर्डर से बाहर निकल जाती हैं डेवलपमेंट की, तो US रिसेशन, यूरो क्राइसिस, कोरोना वायरस और हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज जैसे नई नई जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम अपनी डेवलपमेंट की उसमें बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।